अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और क्वांटम मैकेनिक्स 1 का लेक्चर नंबर 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है बच्चों, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन को हमने डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करना है और ये बड़ी फेमस प्रॉब्लम है जिसमें हम देखेंगे कि पार्टिकल जब एक डीप इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के अंदर होता है तो उसकी एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वो किस तरह से बिहेव करता है। ये प्रॉब्लम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के नाम से भी मशहूर है। तो पहले ज़रा प्रॉब्लम की सिमेट्री को देखते हैं और उसके बाद फिर हम पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो क्वांटम पार्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम इस टॉपिक के अंदर कर रहे हैं बच्चों, वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। डीप इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, ये क्या होता है? या पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल किस तरह से एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाता है, जरा इस सिचुएशन को यहां पे हम समझते हैं। बच्चों ये देखें, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है जी, इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो L है और इसके दोनों एंड्स के ऊपर आप देख रहे हैं हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। बच्चों अब इसके दोनों एंड पर पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब है कि इसके एंड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर अंदर मूव कर रहा है, जब ये मूव कर रहा होगा तो ये बिहेव कर रहा होगा एज अ वेव और इस इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली जो फोर्स है वो जीरो होगी। बच्चों फोर्स जीरो होगी और पोटेंशियल भी जीरो होगा यहां दरमियान में सेंटर में इस वायर के। लेकिन जो ही ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मिसाल के तौर पर ये हमारा एंड ए है और ये हमारा एंड बी है, जब ये इलेक्ट्रॉन एंड ए की तरफ जाएगा तो ये वहां से रिपेल होगा और ये वापस मूव करेगा एंड बी की तरफ, और जब ये एंड बी पे पहुंचेगा दोबारा फिर वहां से रिपेल होगा। इस तरह से पार्टिकल जो है इन दोनों एंड्स के दरमियान ट्रैप हो जाएगा। दरमियान में पोटेंशियल जीरो है क्योंकि दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है, नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो इस वायर के अंदर ट्रैप हो गया। ठीक है बच्चों, इसी सिचुएशन को अगर हम एक बॉक्स की एक ग्राफिकली शक्ल में यहां पर ड्रॉ करें तो आप ये देखें, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये रीजन हमारी वायर के इस वाले सेंटर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला रीजन जो है ये एंड के इस तरफ है और ये वाला रीजन जो है ये इस एंड के इस तरफ है और ये वाला रीजन इस एंड के इस तरफ है और ये इस वायर के एंड्स हैं जहां से हमारे इलेक्ट्रॉन ने क्या होना है, रिफ्लेक्ट होना है, जहां से उसने रिपेल होकर वापस आ जाना है। बच्चों अब यहां पर पोटेंशियल को इन्फिनिटी कहा गया है, यहां पर भी पोटेंशियल को इन्फिनिट कहा गया है। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मतलब क्या है? बच्चों इसके फिजिकल मीनिंग ये है कि इस रीजन में हमारे पार्टिकल के पाए जाने का कोई चांस नहीं है। इस रीजन में हमारे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी जीरो है। हमारा पार्टिकल ना तो यहां पे है और ना यहां पे है। पोटेंशियल इन्फिनिट होने से मुराद ये है, ठीक है, इससे मुराद ये नहीं है कि पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड इतनी हो गई है कि वो इन्फिनिट हो गया है। इस रीजन में हमारा पार्टिकल नहीं है, इसलिए उस पार्टिकल के रेफरेंस से हम कह रहे हैं कि इन रीजन्स में हमारा जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिट है। एंड के ऊपर भी हमारा पहला एंड जो है उसको हम जीरो कह लेते हैं और दूसरे एंड का डिस्टेंस हम L कह लेते हैं विद रेफरेंस टू दिस एंड। तो इसका मतलब यह है कि एंड्स के ऊपर भी पोटेंशियल इन्फिनिटी है क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। अगर हम बात कर लें वेव फंक्शन की, बच्चों अगर हम बात कर लें अपने वेव फंक्शन की, तो आप देखें कि इन रीजन्स में जो ये वाला रीजन है, इस रीजन में और इस रीजन में चूंकि पार्टिकल नहीं जा रहा, पार्टिकल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसके नतीजे में उसका जो वेव फंक्शन है वो भी जीरो होगा। इसका मतलब है कि इस रीजन में भी हमारा वेव फंक्शन जो है वो जीरो है और इस रीजन में भी हमारा वेव फंक्शन जो है वो जीरो है। तो बच्चों ये पार्टिकल इन अ बॉक्स का कॉन्सेप्ट है। तो पार्टिकल जो है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों एंड्स के दरमियान इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है जैसे एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। ठीक है जी, अब जरा हम इस पर श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन अप्लाई करते हैं और इस पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है उसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम इस पार्टिकल की एनर्जी को ड्राइव करते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। बच्चों श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो हमने पढ़ा -h कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू डी स्क्वायर
ओवर डी एक्स स्क्वेयर। चूंकि ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन वन डायमेंशन, इसलिए हम यहां पर सिर्फ एक्स को यूज कर रहे हैं। और साथ में हमारे पास यहां पर पोटेंशियल है, ठीक है जी, इसके ऊपर हमारा वेव फंक्शन और इज इक्वल टू ई साई हमारा वेव फंक्शन है। तो बच्चों यहां पर हमने श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन अप्लाई की। हमने कहा कि जिस रीजन में हमारा पार्टिकल है वहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो बच्चों ये पोटेंशियल फंक्शन हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m इंटू डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई साई। अब बच्चों हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ये 2m जो है इस तरह आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से एच कट स्क्वायर को भी आप इधर ले आएं, ठीक है जी। अब ये टर्म पूरी माइनस हो रही है, इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। तो ये कुछ यूं बन जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me ओवर एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। और बच्चों ये वाली टर्म जो आ रही है, इसको अगर हम किसी कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लें, हम इसे कह लेते हैं कि ये हमारी के स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 2me ओवर एच कट स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखें, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसी है जैसा आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी। तो बच्चों इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास इक्वेशन का, दैट इज साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो बच्चों ये देखें, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है हमारे पास। इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो a और b आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों क्या है? ये कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट की वैल्यूज हम निकालेंगे अपनी बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके। आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है ये क्या बयान कर रही है? ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एंड्स, ये बिल्कुल ऐसे जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मोशन होता है। तो बच्चों अब यहां पर हम अपनी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अब देखें इस बाउंड्री के ऊपर जहां पर हमारा x 0 है, इस बाउंड्री के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी है। इलेक्ट्रॉन इस एंड तक नहीं आ सकता बल्कि इससे पहले ही रिपेल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये x 0 है इस रीजन में, सॉरी ये जो रीजन है जहां पे x 0 है इस पॉइंट पे, वहां पे हमारा वेव फंक्शन भी क्या है? 0 है। तो बच्चों साई जो है हमारा किसके बराबर है? यहां पर 0 के बराबर है, ठीक है जी। अब यहां पर अपनी वैल्यूज पुट करें, साई x जो है दैट इज 0 विच इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0। बच्चों साइन 0 तो 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू बी, और यहां से b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, सॉरी 0 आ गई। तो यहां से b की वैल्यू जो है बच्चों वो 0 आ गई। अब हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं इस एंड के ऊपर जहां पर हमारा x जो है वो किसके बराबर है? L के बराबर है। तो बच्चों वेव फंक्शन हमारा यहां भी 0 है। हमें पता है कि इस एंड तक हमारा पार्टिकल नहीं आ सकता। सो ये बाउंड्री कंडीशन अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो 0 इज इक्वल टू ए साइन के एल, x की जगह हमने अब यहां पर आपको x नजर आ रहा है साइन के x, यहां पर हमने l पुट करना है, प्लस b साइन प्लस b कॉस के l। बच्चों b की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, वो 0 है। तो ये पूरा फैक्टरी क्या हो जाएगा? 0। हमारे पास क्या बचा? 0 इज इक्वल टू a साइन के l, ठीक है जी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। बच्चों अगर हम a को भी 0 कर देते हैं, यहां से देखें तो अगर a और b दोनों 0 हो जाएं तो इसका मतलब है कि पार्टिकल अंदर भी, इस रीजन में भी, इस बॉक्स में भी कहीं नहीं है। ऐसा तो नहीं है, पार्टिकल तो है बॉक्स में। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में हम a को 0 नहीं कर सकते, बल्कि हमें किसे 0 करना होगा? हमें साइन के l को 0 करना होगा। और आपको पता है कि साइन जो है ये हर n पाई के ऊपर 0 होता है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है के एल, इट शुड बी इक्वल टू n पाई। और यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो दैट इज n पाई ओवर l, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर
पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। बच्चों इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 और यहां पीछे हमने जो के स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी इसको नाम दे दें इक्वेशन 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है और कंपेयर करने से हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं जी। इस रीजन को हम यहां से इसको मिटा देते हैं जी। ये जो डायग्राम है ये हमें समझ आ चुकी है, लिहाजा अब देखें जी, हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो कंपेयर करने से हमारे पास आ रहा है 2me डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। बच्चों हमने पढ़ा कि जो h कट है, h कट बराबर होता है h ओवर 2 पाई, और अगर मैं h कट स्क्वायर कर लूं तो ये बनेगा h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं h कट स्क्वायर की जगह h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर पुट करूं तो इस इक्वेशन की शक्ल कुछ यूं हो जाएगी 2me, ये 4 पाई स्क्वायर यहां ऊपर आ जाएगा और नीचे मेरे पास बचेगा h स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। तो बच्चों यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं, ये देखें पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है जी, हमें यहां से क्या चाहिए, हमें यहां से चाहिए एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी हमारी किसके बराबर आ गई, n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। बच्चों ये 2 4 जा 8, ठीक है जी, 8m। अब ये 8 और m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये h स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई। तो बच्चों हमारे पास पार्टिकल की जो एनर्जी निकल आई, आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी हमारे पास आ गई n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m l स्क्वायर। अब यहां पर h आ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि पार्टिकल की जो एनर्जी है, जो हमने क्वांटम पार्टिकल यूज किया है बच्चों, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है क्योंकि इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट h यहां पर आ रहा है। ठीक है जी, तो n फॉर डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है जी, उसकी जो एनर्जी की डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से हम n की डिफरेंट वैल्यूज पे एनर्जी को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है हमारे पार्टिकल की वो क्वांटाइज्ड है, लेकिन हमें एनर्जी तो हमने निकाल ली, उसके साथ साथ हमें उस पार्टिकल का वेव फंक्शन भी कैलकुलेट करना है। अब सारी इंफॉर्मेशन असल में तो वेव फंक्शन के अंदर छुपी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए लाजमी, जो कि पीछे हमने a को जीरो नहीं किया बल्कि हमने उसकी जगह साइन के l को जीरो कर दिया था। तो अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, उसके लिए फिर हमें सहारा लेना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरह से लेते हैं जी, यू आर फेमिलियर विद नॉर्मलाइजेशन। बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1, इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब यहां पर हमारा जो वेव फंक्शन है बच्चों वो किसके बराबर है, ठीक है, यहां पर हमने जब वेव फंक्शन निकाला था, ये देखें, तो हमने यहां पर a को जीरो नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारा जो वेव फंक्शन है दैट इज a साइन के एक्स, और अगर मैं साई स्टार लूंगा यहां पे इसका कंप्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये मेरे पास आ जाएगा a का कंप्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू साइन के एक्स। इन वैल्यूज को यहां पुट करें तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी और a साइन के एक्स इंटू ए स्टार यानी कि कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a इंटू साइन के एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। बच्चों अब a स्टार को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारी लिमिट्स जो हैं आपने देखा वो 0 से l तक थी, तो यहां पर हम अपनी लिमिट्स को चेंज करेंगे फ्रॉम 0 टू l। a स्क्वायर को आप कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। अब साइन स्क्वायर के एक्स, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर के एक्स जो है ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 के एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2 डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब यहां पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद का जो काम है वो काम सारा हमारा मैथमेटिकल काम है। ठीक है जी, जो कंसेप्चुअल चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। तो अब ज़रा हम इसको करते हैं जी इंटीग्रेट। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर। अब देखें इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, 2 को भी बाहर निकाल लें। यहाँ पे जो 1 है इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो dx आ जाएगा फ्रॉम 0 टू l माइनस कॉस 2 के एक्स, इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम 0 टू l और इसके साथ भी dx है विच इज इक्वल टू 1। बच्चों dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगी, और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे इसके ऊपर a स्क्वायर बाय 2
dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगी, और लिमिट्स हमारी क्या है 0 to l, माइनस cos 2kx की इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चों, sin 2kx डिवाइडेड बाय 2k, और उसके साथ इसकी भी लिमिट आएंगी 0 से l विच इज इक्वल टू 1। अब यहां पर लिमिट पुट करें, l पुट करेंगे तो यहां l हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों a स्क्वायर ओवर 2, यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें l मिलेगा माइनस साइन 2k l और डिवाइडेड बाय 2k, यहां पर भी हमने लिमिट्स पुट कर दिए, एंड दैट इज इक्वल टू 1। बच्चों हमने k की वैल्यू पीछे निकाली थी, 2 दफा हमने k की वैल्यू निकाली थी, तो हमने कहा था कि k जो है, ठीक है जी, आपको याद है हमने कहा कि KL शुड बी इक्वल टू n पाई, और यहां से अगर k निकाल लें तो ये आएगा n पाई ओवर l। k की ये वैल्यू बच्चों यहां पुट कर दें तो हमारे पास ये आ गया a स्क्वायर ओवर 2 इंटू l माइनस साइन 2, k की जगह पुट करेंगे n पाई ओवर l मल्टीप्लाई बाय l और डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ l से l कैंसिल हो जाएगा, ये देखें ये बन जाएगा साइन 2n पाई, और आपको पता है कि साइन हर n पाई पे 0 होता है, तो ये पूरा फैक्टरी क्या हो जाएगा 0। हमारे पास बचा a स्क्वायर l डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, और यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो ये आएगी अंडर रूट 2 बाय l। अब a की वैल्यू आ गई, इस a की वैल्यू को हम अपने वेव फंक्शन में पुट कर सकते हैं और अपना वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमारा वेव फंक्शन किसके बराबर आ गया, साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय l इंटू साइन, k की जगह पुट कर दें n पाई ओवर l इंटू x। बच्चों तो फाइनली हमने पार्टिकल जो ट्रैप हुआ था हमारे इन्फिनिट डीप पोटेंशियल वेल के अंदर या वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, उसके लिए हमने वेव फंक्शन भी कैलकुलेट कर लिया। अब इस वेव फंक्शन की इंटरप्रिटेशन हमारे पास, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस वेव फंक्शन से हमें पार्टिकल के हवाले से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।